वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 111 और 111 पेज के ऊपर 2 नंबर का शीर्षक है, प्राचीन न्याय मत में अभाव के परस्पर विलक्षणता की साधक प्रतीति। मिल गया? देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि अनुपलब्धि प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न होने वाली अभाव प्रमाण, इनका विचार इस प्रकरण में करना है। तो 6 नंबर के प्रकाश के लिए कल आरंभ किया था। फिर उस प्रथम शीर्षक में अभाव का लक्षण बताया और अभाव के भेद बताए। तो 5 प्रकार का अभाव बताया था, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, सामयिकाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। ठीक है, तो मुख्य 5 प्रकार हो गए। और अभाव का लक्षण भी किया था, और वो लक्षण 2 तरह का किया था, एक प्राचीन नैयायिकों के अनुसार और एक नवीन नैयायिकों के अनुसार। तो प्राचीन नैयायिकों के मत में अभाव का लक्षण बताया था। क्या बताया था? संबंध और साथ निषेध मुक्त प्रतीति का जो विषय, उसको कहते हैं क्या? अभाव। बराबर है ना? क्या? निषेध मुक्त न शब्द घटित प्रतीति का जो विषय, उसको कहते हैं क्या? अभाव। और नवीन नैयायिकों के मत के अनुसार अभाव का लक्षण किया था क्या? संबंध और सादृश्य से भिन्न प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय, उसको कहते हैं अभाव। संबंध और सादृश्य से भिन्न हो और प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय हो, उसको कहते हैं क्या? अभाव। अब प्राचीन मत के अनुसार जो अभाव का लक्षण किया है, निषेध मुक्त प्रतीति का विषय, उसको अभाव कहते हैं। तो अभाव 5 है। तो अभाव के परस्पर विलक्षणता की साधक प्रतीति। ठीक है कि नहीं? मतलब 5 अभाव है और 5 अभाव की प्रतीति भी अलग अलग आती है। तो अलग अलग प्रतीति आती है, इसलिए अभाव के भेद है कि नहीं? तो विलक्षण है प्रतीति, और विलक्षण प्रतीति के कारण अभाव भी विलक्षण। इस बात को बताना है इस शीर्षक में, अभाव के परस्पर विलक्षणता की साधक प्रतीति। ठीक, चलिए, 3 की परस्पर विलक्षणता की साधक विलक्षण प्रतीति कह है। लग गया? शीर्षक के ऊपर अंतिम की पंक्ति में कहा था, इस रीति से 5 प्रकार का अभाव है, बताया था ना। अब आगे 3 की परस्पर विलक्षणता की साधक विलक्षण प्रतीति कहे। अब 3 की अभाव की, तो अभाव परस्पर विलक्षण है। क्यों? उनकी विलक्षण प्रतीति आती है। विलक्षण मतलब भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न रूप से प्रतीति आती है, अतः उस प्रतीति का विषय भी, अभाव भी भिन्न भिन्न है। तो इनकी परस्पर विलक्षणता की साधक विलक्षण प्रतीति कहे है। लग गया ना? क्या हो गया? फोन आलता मध्येच कटलं काय पण बघ. सरस आता चलता फोन आल्याने गडबड झाली. चालेल, चला. कुठं चाललंय? तो जिनकी परस्पर विलक्षणता के साधक विलक्षण प्रतीति कहे है. मिला? कपाल में घट की उत्पत्ति से पूर्व कपाल है और घट उत्पन्न नहीं हुआ है कपाल में, कच्चे कपाल है,
और दो अलग अलग कपाल बनाने के बाद उन दो कपालों को जोड़ा जाता है, तब उत्पन्न होता है कौन? घट। ये छोटे घट में पता नहीं चलता है, बड़े जो होते ना रांजन वगैरह, उसमें पता चलता है। छोटे घट में भी वैसा ही है। कैसे? वो चाक के ऊपर घट बनाते हैं और बनाने के बाद उसको ऐसा उठाते हैं, अलग रख देते हैं। किंतु जब अलग रखते हैं ना, तब नीचे से उनका वो पूरा नहीं रहता है, लेकिन बाद में थोड़ा सूखने के बाद उस घट को उठाकर फिर नीचे से पूरा कर देते हैं। इस प्रकार वो क्या होगा, एक प्रकार से अलग अलग पार्ट ही हुई। तो अलग अलग पार्ट बनाकर दो पार्टों को जोड़ देते हैं, तो जो पार्ट है उसको ही कहेंगे क्या? कपाल। और बड़ा जो रांजन वगैरह होते हैं तो दो आधे आधे भाग अलग से बना लेते, आधा का नीचे का और ऊपर का, फिर उसके बाद दोनों का क्या कर देते? जोड़ देते। तो देखिए, तो कपाल में घट की उत्पत्ति से पूर्व कपाल बना दिया है, उसमें अभी घट उत्पन्न हुआ नहीं है, और कपाल मतलब घट नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतीति आती है। क्या प्रतीति आती है? कपाले घटो नास्ति, कपाल में घट नहीं है। पंक्ति देखिए, कपाल में घट की उत्पत्ति से पूर्व कपाले घटो नास्ति, ऐसी प्रतीति होवे। बराबर? कपाले सप्तमी संस्कृत शब्द है। कपाल में घट प्रथमा, नास्ति क्रियापद, कपाल में घट नहीं है, ऐसी प्रतीति होवे। ताका विषय, ताका विषय उस प्रतीति का विषय। बराबर? ताका विषय घट का प्राग भाव है कि नहीं? क्योंकि ये प्रतीति कहाँ आ रही है? कपाल में आ रही है। अतः उस प्रतीति का विषय कौन है? प्राग भाव। किसी भी कार्य के उपादान कारण में यदि उस कार्याभाव की प्रतीति आती है तो उस प्रतीति का विषय होता है प्राग भाव। जैसे तंतु में यदि प्रतीति आती है क्या? कि तंतौ पटः नास्ति, तंतु में पट नहीं है, इस प्रतीति का विषय पट का प्राग भाव। ऐसी प्रतीति हो गए। ताका विषय घट का प्राग भाव है। काहेते? प्रतियोगी के उपादान कारण में सामयिक भाव और अत्यंत भाव तो रहे नहीं। यह अर्थ आगे कहेंगे। प्रतियोगी, प्रतियोगी शब्द का अर्थ निश्चित पता है ना? प्रतियोगी मतलब यस्याभाव स प्रतियोगी, जिस वस्तु का अभाव कह रहे हो, जिस वस्तु का, उस वस्तु को कहते हैं क्या? प्रतियोगी। जैसे घट का अभाव प्रतियोगी घट, पट का अभाव प्रतियोगी पट, मट का अभाव प्रतियोगी मट। हम घट का अभाव प्रतियोगी घट, और घट के उपादान कारण कौन? कपाल। प्रतियोगी के उपादान कारण में सामयिक भाव और अत्यंत भाव तो रहे नहीं, रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है? आगे बताएंगे। यह अर्थ आगे कहेंगे। सीधी बात है। सामयिक भाव का मतलब होता है आने जाने वाला भाव, उत्पन्न नष्ट होने वाला भाव। जैसे यहाँ पर घट नहीं है सामने, बराबर, और किसी ने घट ला के रख दिया, पुनः ले गया, जब ले गया तो यहाँ पर घट का अभाव है। वो कौन सा अभाव है? सामयिक अभाव है। पुनः घट ला के रख दिया, सामयिक अभाव नष्ट हुआ। पुनः कोई घट को ले गया, सामयिक अभाव उत्पन्न हुआ। उस प्रकार कपाल में घट का सामयिक अभाव नहीं कह सकते, क्योंकि सामयिक अभाव कहेंगे तो उत्पन्न नष्ट होने वाला रहता है। फिर बार बार उस कपाल में घट उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। किंतु ऐसा तो होता नहीं है। और अत्यंत अभाव मतलब जैसे वायु में रूप का अत्यंत अभाव है, उस प्रकार कपाल में घट का अत्यंत अभाव मानेंगे तो कपाल में कभी भी घट उत्पन्न नहीं होता है कि नहीं? इसलिए अत्यंत अभाव भी नहीं है। फिर कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय न तो सामयिक अभाव है न तो अत्यंत अभाव है। फिर कौन है? प्राग भाव। प्रध्वंस भाव को भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रध्वंस भाव कब होता है? जब घट उत्पन्न हो, बाद में वो टूटे, तब होता है वो प्रध्वंस भाव। अभी तो घट उत्पन्न ही नहीं हुआ है कि नहीं? तो प्रध्वंस भाव कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कपाल स्थिति अभी घट ही उत्पन्न नहीं हुआ है और प्रतीति हो रही है कपाले घटो नास्ति। अतः इस प्रतीति का विषय कौन? प्राग भाव। ठीक है ना? प्रध्वंस भाव नहीं, अत्यंत भाव नहीं और सामयिक भाव नहीं। ठीक है ना? फिर रह गया कौन? प्राग भाव। प्राग भाव है और अन्योन्य भाव भी नहीं। क्यों? कपाल में घट का अन्योन्य भाव यद्यपि है, भेद है, किंतु
अन्योन्या भाव की साधक प्रतीति, प्रतीति का आकार, ज्ञान का आकार अलग है। कपालः न घटः, कपाल घट नहीं, इस प्रतीति का विषय होता है कौन? अन्योन्या भाव। किंतु हमको प्रतीति हो रही है कपालः घटः न, ऐसी नहीं, कपाले घटः नास्ति, ये प्रतीति हो रही है। अतः इस प्रतीति का विषय केवल और केवल प्राग भाव ही है। प्रतियोगी के उपादान कारण में सामयिक भाव और अत्यंत भाव तो रहे नहीं, यह अर्थ आगे कहेंगे। किंतु अपने प्रतियोगी के उपादान को त्यागी के, मिला, अपने प्रतियोगी का जो उपादान कारण उसको छोड़कर अन्य जगह रहते, बाकी ये दोनों अभाव, सामयिक भाव अत्यंत भाव। किंतु अपने प्रतियोगी के उपादान को त्यागी के अन्य स्थान में दोनों अभाव रहे हैं। दोनों अभाव कौन से? सामयिक भाव अत्यंत भाव। याते कपाले घटो नास्ति, मिल गया ना। इस प्रतीति के विषय सामयिक भाव अत्यंत भाव नहीं, मिल गया ना। कपाले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय न तो सामयिक भाव है और न तो अत्यंत भाव। सामयिक भाव अत्यंत भाव नहीं। और घट की उत्पत्ति से पूर्व, घट उत्पन्न ही नहीं हुआ ना, तो घट की उत्पत्ति से पूर्व ध्वंस का संभव नहीं। ध्वंस कब आएगा? घट उत्पन्न होने के बाद में। और घट की उत्पत्ति से पूर्व ध्वंस का संभव नहीं। काहे ते? ध्वंस का प्रतियोगी निमित्त कारण हो गए। प्रध्वंस भाव उत्पन्न होने के लिए निमित्त कारण होता है कौन? ध्वंस। सॉरी, ध्वंस उत्पन्न होने के लिए निमित्त कारण होता है प्रतियोगी। निमित्त कारण कौन? प्रतियोगी। किसके लिए? ध्वंस की उत्पत्ति के लिए। जैसे घट फूट गया, मतलब घट का ध्वंस हुआ। घट ही नहीं रहता तो घट का ध्वंस होता क्या? नहीं। तो घट का ध्वंस हुआ कि नहीं? तो उसके लिए निमित्त कारण कौन? घट, अर्थात कौन? प्रतियोगी। क्योंकि घट का ध्वंस, तो घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? घट, वो निमित्त कारण है ध्वंस के लिए। घट की उत्पत्ति से पूर्व, मिल गया ना, ध्वंस का संभव नहीं। काहे ते? ध्वंस का प्रतियोगी निमित्त कारण हो गए, लग गया। कारण ते पूर्व कार्य संभव है नहीं। जहां कहीं भी क्या पहले कौन चाहिए? कारण, उसके बाद कार्य, है कि नहीं? किंतु ऐसा होता है क्या? कारण नहीं है क्योंकि कार्य हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। या कार्य कौन है? ध्वंस, बराबर। कारण कौन? घट, प्रतियोगी घट। अब घट उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो ध्वंस होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि कार्य तब होता है जब कारण रहता है। कारण ते पूर्व कार्य संभव है नहीं। या ते घट की उत्पत्ति से पूर्व, घट उत्पन्न होने के पहले, कपाले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय घट ध्वंस भी नहीं। मिल गया ना। क्या सिद्ध कर रहे? कपाले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय कौन है और कौन नहीं। सामयिक भाव नहीं, अत्यंत भाव नहीं, ध्वंस भी नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर अन्योन्य भाव वो करे। और घट का अन्योन्य भाव यद्यपि कपाल में सर्वदा है। भेद, अन्योन्य भाव मतलब क्या? भेद। तो घट का अन्योन्य भाव है कहा? कपाल में हमेशा है, क्योंकि कपाल घट नहीं हो सकता, घट कपाल नहीं हो सकता, दोनों में भेद है। तो भी कपाले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय अन्योन्य भाव नहीं है। क्यों? अन्योन्य भाव की प्रतीति अलग ढंग से होती है। वो कैसे बता रहे हैं। और घट का अन्योन्य भाव यद्यपि कपाल में सर्वदा है, तथापि कपालो न घटः, कपाल घटः, ऐसी अन्योन्य भाव की प्रतीति हो गए, है कि नहीं? आगे क्या है? कपाले न घटः ऐसी प्रतीति अन्योन्य भाव की होवे नहीं। कपाले सप्तमी है और अन्योन्य भाव की प्रतीति कैसी होती है? कपालो, है कि नहीं? संधि हुई, पदच्छेद, कपाल न घट, दोनों प्रथमांत और न आ गए उसके साथ, तो कपाल घट नहीं है, ये अन्योन्य भाव की प्रतीति है कि नहीं? और कपाले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय प्राग भाव है। कपाले न घटः ऐसी प्रतीति अन्योन्य भाव की होवे नहीं। जो ऐसी प्रतीति का विषय है, ऐसी प्रतीति मतलब कौन सी?
कपाले घट न क्यों घट नास्ति। जो ऐसी प्रतीति का विषय है सो प्रागभाव कही है, वही है कौन? प्रागभाव। तैसे मुद्गरादिकंते घट का आदर्शन होवे। अब ये बात छोड़ दिया, अभी प्रागभाव समाप्त हुआ है कि नहीं। अब दूसरा घट बन गया, बनने के बाद किसी ने घट पर मुद्गर मार दिया और घट फूट गया, टूट गया, तब क्या हुआ? ध्वंस हुआ है कि नहीं। उस समय में भी एक प्रतीति आती है, वो कैसी होती है कि जिसका विषय प्रध्वंसा भाव है। देखिए, तो इसे मुद्गरादिकनते घट का आदर्शन होवे, मतलब घट टूट गया, तब कपाले घटो नास्ति, प्रतीति उसी प्रकार की है, ऐसी प्रतीति होवे ताका विषय प्रागभाव नहीं, किंतु उसका विषय नहीं है कौन? प्रागभाव। क्यों? प्रागभाव तब समाप्त हुआ है पीछे, कब? जब घट उत्पन्न हुआ। घट उत्पन्न हुआ, प्रागभाव नष्ट हुआ है कि नहीं। अब घट उत्पन्न होने के बाद कुछ दिन के बाद घट टूटा, तब प्रतीति हो रही है कपाले घटो। इस प्रतीति का विषय प्रागभाव नहीं है, फिर कौन है? प्रध्वंसा भाव। और सामयिक भाव, अत्यंत भाव भी नहीं है, अन्योन्य भाव भी नहीं है। तो इससे मुद्गरादिकंते घट का आदर्शन होवे तब कपाले घटो नास्ति, ऐसी प्रतीति होवे है ताका विषय प्रागभाव नहीं। लग गया? काहे ते प्रागभाव का नाश प्रतियोगी रूप होवे है। प्रागभाव का नाश कैसा होता है? प्रतियोगी। जैसे घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में घट का क्या है? प्रागभाव। जब घट उत्पन्न हुआ तो प्रागभाव नष्ट हुआ, तो कहा गया वो घट रूप बन गया है कि नहीं। प्रागभाव का नाश मतलब प्रागभाव का ध्वंस किम रूप हो जाता है? प्रतियोगी रूप, मतलब घट। प्रागभाव का नाश प्रतियोगी रूप होवे है। लग गया? घट की उत्पत्ति से उत्तर, मतलब घट उत्पन्न होने के बाद, घट की उत्पत्ति से उत्तर प्रागभाव का संभव नहीं, प्रागभाव है नहीं अभी। और जो तीन ही अभाव है, तीन ही अभाव, सामयिक अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव, और जो तीन ही अभाव है तिनका भी पूर्वोक्त प्रकार से संभव नहीं। जैसे प्रागभाव बताते समय बताया था ना, कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय सामयिक अभाव नहीं, अत्यंत अभाव नहीं, अन्योन्य अभाव नहीं। उसी प्रकार अभी भी समझना है, घट टूटने के बाद जो प्रतीति होती है कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय भी सामयिक अभाव नहीं, अत्यंत अभाव नहीं, अन्योन्य अभाव नहीं, प्रागभाव भी नहीं, फिर रह गया कौन? तिनका भी पूर्वोक्त प्रकार से संभव नहीं। या ते मुद्गरादि जन्य घट के आदर्शन काल में कपाले घटो नास्ति, ऐसी प्रतीति हो गया है। वर्ग लग गया ना। ताका विषय कौन? प्रध्वंसा भाव है। इस रीति से प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव भी न शब्दजन्य प्रतीति के विषय है। लग गया? इस रीति से प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव भी क्या हो गए? न शब्दजन्य प्रतीति के विषय है। यह प्राचीन का, प्राचीन नैयायिकों का क्या है? और लक्षण घट गया ना उसका। क्या लक्षण है? निषेध मुक्त प्रतीति का जो विषय, उसको कहते हैं क्या? अभाव। लग गया? चलिए अब आगे। नवीन न्याय मत में अभाव के परस्पर विलक्षणता की साधक प्रतीति है कि नहीं? नवीन न्याय मत में, नवीन नैयायिक के मत में है कि नहीं? अब अभी तक क्या बताया? प्राचीन नैयायिकों के मत में। अब नवीन नैयायिकों के मत के अनुसार भिन्न भिन्न प्रतीति दिखा रहे, जिससे अलग अलग अभाव मालूम पड़े। ठीक है, देखिए। और नवीन नैयायिकों के अनुसार अभाव का लक्षण क्या है? संबंध और सादृश्य से भिन्न। हाँ, संबंध और सादृश्य से भिन्न प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय, उसको कहते हैं क्या? अभाव। निषेध मुक्त प्रतीति का विषय लक्षण नहीं है उनके यहाँ। ठीक है, देखो फिर। और नवीन मत में, नवीन नैयायिकों के मत में प्रतियोगी के उपादान कारण में भी अत्यंत अभाव रहे हैं। ऊपर क्या बताया? प्रतियोगी के उपादान कारण में अत्यंत अभाव रहता नहीं। इन्होंने क्या कहा? प्रतियोगी के उपादान कारण में भी रहता है कौन? अत्यंत अभाव। कैसे बताओ? कह रहे नवीन मत में प्रतियोगी के उपादान कारण में भी अत्यंत अभाव रहे हैं। काहे थे? अत्यंत अभाव का प्रतियोगी से विरोध है, अन्यते नहीं। अत्यंत अभाव का विरोध किसके साथ है? प्रतियोगी। बस केवल एकमात्र प्रतियोगी के साथ विरोध है। मतलब जहां प्रतियोगी रहता है वहां उसका अत्यंत अभाव नहीं रहता है।
और जहाँ अत्यंत अभाव रहता है वहाँ उसका प्रतियोगी नहीं रहता है। तो कपाल में घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में घट है क्या? नहीं है, तो अत्यंत अभाव रहेगा। और फिर प्राग भाव वो भी रहेगा, दोनों भी है। कपाल में घट का प्राग भाव भी है और घट का अत्यंत अभाव। बोलेंगे दोनों का विरोध कुछ नहीं, क्योंकि विरोध किसके साथ है? प्रतियोगी के साथ। और प्रतियोगी तो है नहीं है, अतः अभाव को रहने को कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे फिर दोनों अभाव वहां पर है, ये कैसा आपको मालूम पड़ेगा? तो प्रतीति अलग अलग है इसलिए मालूम पड़ता है। तो क्या प्रतीति है? कौन सी ऐसी प्रतीति आपके पास जिसके कारण आप बोल रहे हो कि कपाल में घट का प्राग भाव है, और कौन सी ऐसी दूसरी प्रतीति है कि जिसका विषय उस कपाल में ही रह रहा है? कौन? घट का अत्यंत अभाव। बताओ, तो बताएंगे अत्यंत अभाव का प्रतियोगी से विरोध है, अन्यते नहीं। जहां प्रतियोगी नहीं होवे ता सारे अत्यंत अभाव होवे। लग गया क्या? जहां प्रतियोगी नहीं होवे, है कि नहीं? यहां पर प्रतियोगी नहीं है तो क्या रहेगा? अत्यंत अभाव। ये मतलब जहां प्रतियोगी नहीं होवे ता सारे अत्यंत अभाव होवे। लग गया? या ते घट की उत्पत्ति से पूर्व, मतलब घट उत्पन्न होने के पहले, घट की उत्पत्ति से पूर्व और प्रतियोगी के नाश काल में, घट नष्ट हुआ उस समय में भी, प्रतियोगी के नाश काल में प्रतियोगी का अत्यंत अभाव होने थे। प्रतियोगी का घट का क्या होता है? अत्यंत अभाव होने थे। कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय अत्यंत अभाव है। देखो भाई, घट उत्पन्न हुआ नहीं, कपाल भाई है, प्रतीति आ रही, कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय कौन? अत्यंत अभाव। किन के मत के अनुसार? नवीन नैयायिक मत के अनुसार। और प्राचीन नैयायिक मत के अनुसार कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय प्राग भाव। नवीन नैयायिकों के मत के अनुसार अत्यंत अभाव, उसी प्रतीति का विषय। लग गया? तो घट में घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में कपाले घटो नास्ति ये प्रतीति होती है ना, इसका मतलब वह अत्यंत अभाव है। तो बोलेंगे प्राग भाव, हाँ प्राग भाव भी है। वो कैसे? कपाले घटो भविष्यति, यह प्रतीति होती कि नहीं? कहाँ पर? कपाल में। कपाल में घट होगा भविष्यति, इस प्रतीति का विषय है प्राग भाव। और कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय है अत्यंत अभाव। और दोनों प्रतीति आ रही है कपाल में, अतः कपाल में घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में प्राग भाव भी है और अत्यंत अभाव भी है। दोनों की प्रतीति अलग अलग है, इतना ही बात समझ में आई। चलिए, कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय अत्यंत अभाव है। ऐसी प्रतीति से प्राग भाव प्रध्वंस भाव की सिद्धि होवे नहीं। कौन कहते? नवीन नहीं है। जबकि प्राचीनों ने कपाले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय प्राग भाव भी बताया और घट टूटने के बाद प्रध्वंस बताया, किंतु ये कहते कपाले घटो नास्ति इस प्रतीति का विषय, इस प्रतीति से प्राग भाव की भी सिद्धि नहीं है और प्रध्वंस भाव की भी सिद्धि नहीं है। बराबर? फिर कपाले घटो नास्ति इस प्रतीति से कौन से अभाव की सिद्धि है? अत्यंत अभाव की सिद्धि है। लग गया? चलिए, ऐसी प्रतीति से प्राग भाव प्रध्वंस भाव की सिद्धि होवे नहीं। मिल गया ना? किंतु कपाले घटो भविष्यति। लग गया ना? ऐसी प्रतीति घट की उत्पत्ति से पूर्व होवे, घट उत्पन्न होने के पहले प्रतीति होती है ना, कपाले घटो नास्ति, कपाले घटो भविष्यति। हाँ भविष्यति, ऐसी प्रतीति मिल गया घट की उत्पत्ति से पूर्व होवे ता का विषय प्राग भाव है। बराबर? और घटो ध्वस्त है कि नहीं, ऐसी प्रतीति का विषय ध्वंस है। घट उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो गया, तो नष्ट होने के बाद प्रतीति आई घटा ध्वस्त, इस प्रतीति का विषय कौन? प्रध्वंस। बराबर? घटाध्वस्त ऐसी प्रतीति का विषय ध्वंस है। इस रीति से घट की उत्पत्ति से प्रथम, मतलब उत्पन्न होने के पहले, कपाल में घट का अत्यंत भाव और प्राग भाव दोनों है। घट उत्पन्न होने के पहले कपाल स्थिति में, उस कपाल में घट का प्राग भाव भी है और अत्यंत भाव भी है कि प्राग भाव है? क्यों? प्रतीति आती है।
किस प्रकार की? कपाले घटो भविष्यति, इस प्रतीति का विषय प्राग भाव। और कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय अत्यंत भाव। बराबर? घट बन गया, फिर बाद में टूट गया, उस समय में कपाल बच गए टूटे हुए। उस टूटे हुए कपाल में भी दोनों प्रकार के अभाव है। कौन कौन? अत्यंताभाव और प्रध्वंसाभाव। क्यों अलग अलग प्रतीति हो रही है? तो प्रध्वंसाभाव की साधक प्रतीति कौन? घटः ध्वस्तः, इससे मालूम पड़ता है कि प्रध्वंसाभाव है। और कपाले घटो नास्ति, इससे मालूम पड़ता है घट, उस कपाल में घट का अत्यंत। चलो दोनों है। 3 में कपाले घटो नास्ति मिल गया ना? कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय कपाल में घट का अत्यंत अभाव है। कपाले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय क्या? कपाल में घट का अत्यंत अभाव। और कपाले घटो भविष्यति, इस प्रतीति का विषय कपाल में घट का प्राभाव है। बराबर? कपाले घटो भविष्य, लग गया ना? कपाल में घट होगा, इस प्रतीति का विषय कपाल में घट का प्रागभाव है। कहा? कब? घट उत्पन्न होने के पहले। कपाले घटो भविष्यति, इस प्रतीति का विषय प्रागभाव। और घट टूटने के बाद कपाले घटो नास्ति अत्यंत अभाव। और घट ध्वस्तः, इस प्रतीति का विषय कपाले घटो भविष्यति, इस प्रतीति का विषय कपाल में घट का प्रागभाव है। तैसे मुद्गरादिकंते, कपाल में घट का आदर्शन हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है, नष्ट हो गया। कौन? घट कपाल में। मुद्गरादिकंते, कपाल में घट का आदर्शन होवे, तिस काल में भी कपाले घटो नास्ति और कपाले घटो ध्वस्त, दो प्रतीति। कपाले घटो नास्ति एक, और कपाले, कपाल में घटः ध्वस्तः। इस रीति से द्विध प्रतीति होवे, दो प्रकार की प्रतीति होती है। 3 में आद्य प्रतीति का विषय, आद्य मतलब पहली, आद्य प्रतीति का विषय घट का अत्यंत अभाव है। आद्य प्रतीति, पहली प्रतीति कौन? कपाले घटो नास्ति। 3 में आद्य प्रतीति का विषय घट का अत्यंत अभाव है। और द्वितीय प्रतीति का विषय कपाल में घट का प्रध्वंस। द्वितीय प्रतीति मतलब कौन? कपाले घटो, द्वितीय प्रतीति का विषय कपाल में घट का प्रध्वंस अभाव है। लग गया? इस रीति से नवीन मत में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव न शब्दजन्य प्रतीति के विषय नहीं है कि नहीं? यदि नवीन नैयायिकों ने भी प्राचीन नैयायिकों की तरह अभाव का लक्षण किया होता, कौन सा? निषेधमुख प्रतीति का विषय जो उसको अभाव कहते हैं, तब प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के भाव में लक्षण नहीं जाता, क्योंकि प्राग भाव की प्रतीति हो रही है। कपाले घटो भविष्यति, न शब्द है नहीं उसमें। और प्रध्वंसा भाव में क्या? कपाले घटः ध्वस्त, यहाँ पर भी नहीं है क्या? न शब्द। तो निषेध मुख प्रतीति के विषय है ही नहीं। कौन? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, तो उसमें लक्षण नहीं जाता। इसलिए नवीन नैयायिकों ने निषेध मुख प्रतीति का जो विषय उसको अभाव कहते हैं, ऐसा लक्षण प्राचीनों की तरह नहीं किया। किंतु क्या लक्षण किया? फिर संबंध और सादृश्य से भिन्न प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का जो विषय उसको कहते हैं क्या? और वो लक्षण यहाँ पर फिर घटित होता है। लग गया? चलिए आगे। इस रीति से नवीन मत में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव न शब्दजन्य प्रतीति के विषय नहीं, याते प्रथम लक्षण प्राचीन मत के अनुसार ही है। लग गया? और उभय मतानुसारी द्वितीय लक्षण है, किंतु दूसरे लक्षण को दोनों भी मानते, वो भी मानते, ये भी मानते है कि नहीं? प्राचीन लोगों ने खंडन तो नहीं किया ना नवीन लोगों के लक्षण का, तो वो दोनों मानते हैं, क्योंकि प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय अभाव होता ही होता है। बराबर? उभय मतानुसारी द्वितीय लक्षण है, याते द्वितीय लक्षण ही समीचीन है। इसलिए अभाव का जो दूसरा लक्षण है ना, कौन सा? हाँ, संबंध और सादृश्य से भिन्न प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का उसको कहते अभाव। यही अभाव का लक्षण उचित है। मिल गया? चलिए अब आगे शीर्षक नंबर 4,
अभाव का द्वितीय लक्षण और विलक्षण प्रतीति। अभाव का जो दूसरा लक्षण है ना, उस लक्षण के अनुसार विलक्षण प्रतीति बता रहे अभी अभाव के। संबंध और सादृश्यते भिन्न जो अन्य सापेक्ष प्रतीति का विषय होवे सो अभाव कही है। यह अभाव का लक्षण क्या? संबंध और सादृश्यते, संबंध और सादृश्य से भिन्न हो, और अन्य सापेक्ष, अन्य मतलब प्रतियोगी, प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीति का विषय होवे उसको कहते हैं क्या? अभाव कही है। यह द्वितीय लक्षण है। मिल गया। भूतले घटो नास्ति, ठीक है। इस प्रतीति के विषय प्रागभाव और ध्वंस नहीं है कि नहीं? क्या? भूतले घटो नास्ति, ये प्रतीति हो रही ना, भूतल पर घट नहीं है, इस प्रतीति का विषय नहीं है। कौन? प्रागभाव भी नहीं है, ध्वंस भी नहीं। क्यों? भूतल घट का उपादान कारण नहीं है, और प्रागभाव और प्रध्वंस भाव कार रहते प्रतियोगी के उपादान। भूतले घटो नास्ति, इस प्रतीति के विषय प्रागभाव और ध्वंस नहीं है। काहे थे? प्रतियोगी के उपादान में, उपादान से ना वह चाहिए उपादान में, काहे थे? प्रतियोगी के उपादान में दोनों अभाव रहे हैं। हो गया ना? प्रतियोगी के उपादान कारण में दोनों अभाव, कौन कौन? प्रागभाव रहे। घटाभाव के प्रतियोगी घट का उपादान भूतल नहीं। घटाभाव का प्रतियोगी कौन? घट, और घट का उपादान कारण भूतल है क्या? नहीं। अतः भूतल पर जो अभाव की प्रतीति हो रही है, भूतले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय प्रागभाव भी नहीं हो सकता है और प्रध्वंस भाव भी नहीं हो सकता है। फिर कौन है भाई? बता रहे आगे। घटाभाव के प्रतियोगी घट का उपादान भूतल नहीं, याते उक्त प्रतीति के विषय, उक्त प्रतीति मतलब कौन सी? भूतले घटो नास्ति, है ना? उक्त प्रतीति के, उक्त मतलब कही हुई प्रतीति, बताई हुई प्रतीति, तो उक्त प्रतीति के विषय दोनों अभाव नहीं। फिर कौन है? अत्यंताभाव, अन्योन्य भाव तो नित्य है। अत्यंत भाव अन्योन्य भाव दोनों भी कैसे? नित्य, अनादि अनंत। अत्यंत भाव अन्योन्य भाव तो नित्य है, और भूतल में घटाभाव अनित्य है, क्योंकि भूतल में अभी घट का अभाव है। कोई घट वहां पर लाके रख देगा तो अभाव नष्ट होगा, पुनः घट को कोई उठा के ले जाएगा तो अभाव उत्पन्न होगा, है कि नहीं? अनित्य है वो घटाभाव। भूतल में घटाभाव अनित्य है, याते घट का सामयिका भाव ही उक्त प्रतीति का विषय है कि नहीं? कौन प्रतीति का विषय? प्रतीति। भूतले घटो नास्ति, इस प्रतीति का विषय कौन है? सामयिका भाव, समय समय पर होने वाला, उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला। याते घट का सामयिका भाव ही उक्त प्रतीति का विषय है। लग गया? आगे एक हो गया ना फिर सामयिका भाव। अब आगे वायु रूपम नास्ति। वायु कौन विभक्ति है? सप्तमी। वायु की सप्तमी क्या? वायु। वायु में रूप नहीं है। कभी हो सकता है कि वायु में रूप नहीं है? कभी भी नहीं होगा, पहले भी नहीं था। अतः वायु में रूप का क्या है? अत्यंताभाव। वायु रूपम नास्ति, इस प्रतीति का विषय केवल अत्यंताभाव है। लगे ना? अनंत होने ते प्रागभाव नहीं, क्योंकि वायु में रूप का अभाव हमेशा रहने वाला है। इसलिए क्या? वायु रूपम नास्ति, इस प्रतीति का विषय प्रागभाव नहीं होगा, है कि नहीं? अनंत होने से प्राग होने ते प्रागभाव नहीं। अनादिता से ध्वंस नहीं। कब से वायु में रूप का अभाव? अनादिकाल से नहीं है ना, रूप का अभाव ही है। वायु में कभी भी रूप नहीं है, इसके पहले कभी भी रूप नहीं था, अर्थात रूप का अत्यंत अभाव वायु में कैसा है? अनादि। अनादि होने के कारण ध्वंस नहीं, क्योंकि ध्वंस कैसा होता है? उत्पन्न होता है कि नहीं? और यहाँ पर वायु में रूप का अत्यंत अभाव अनादिकाल से, इसलिए इस प्रतीति का विषय ध्वंस नहीं, बराबर। और प्रागभाव भी नहीं, क्योंकि प्रागभाव कैसा होता है? नष्ट होता है। और वायु में रूप का अत्यंत अभाव कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए इस प्रतीति का विषय प्रागभाव भी नहीं। वायु रूपम नास्ति, इस प्रतीति का विषय प्रागभाव क्यों नहीं? प्रागभाव नष्ट होता है, और वायु रूपम नास्ति, अत्यंत अभाव कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस प्रतीति का विषय प्रागभाव नहीं। ध्वंस हो सकता है क्या?
नहीं क्यों? दोष ध्वंस सादी होता है, और वायु रूपम नास्ति अभाव कब से है? अनादि है। अनादि होने के कारण इस प्रतीति का विषय ध्वंस नहीं, बराबर है कि नहीं? और वायु रूपम नास्ति यह अभाव अनंत होने के कारण इस प्रतीति का विषय प्राग भाव भी नहीं। लग गया? चलिए, अनादिता से ध्वंस नहीं, सर्वदा होने ते सामयिक अभाव नहीं। वायु रूपम नास्ति, वायु में रूप का अभाव सभी काल में है ना, इसलिए सामयिक अभाव नहीं। ये बहुत चिंतन करना है इसका। वायु रूपम नास्ति, इस प्रतीति का विषय प्राग भाव क्यों नहीं? इस प्रतीति का विषय प्रध्वंसा भाव क्यों नहीं? इस प्रतीति का विषय सामयिक भाव क्यों नहीं? है कि नहीं? सामयिक भाव क्यों नहीं है? सामयिक भाव उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और वायु में रूप का अत्यंत भाव हमेशा है, इसलिए सामयिक भाव नहीं। हाँ, सर्वदा होने ते सामयिक भाव नहीं। याते उक्त प्रतीति का विषय, उक्त प्रतीति मतलब कौन सी? वायु रूपम नास्ति। याते उक्त प्रतीति का विषय अत्यंत अभाव है। लग गया? तैसे वायु में रूप है कि नहीं? वायु रूपम नास्ति, ठीक है ना? तैसे वायु न रूपवान, इस प्रतीति का विषय अन्योन्य भाव है। क्या? वायु न रूपवान। रूपवान मतलब रूप वाला पदार्थ। घट रूपवान है कि नहीं? घट मतलब वायु है क्या? नहीं। वायु रूपवान जो भी है रूप वाला, तो रूपवान ना, मिल गया ना? मतलब रूप वाला जो पदार्थ उससे भिन्न है, कौन? वायु। इस प्रतीति का विषय कौन? अन्योन्य भाव। चलिए, वायु न रूपवान, इस प्रतीति का विषय अन्योन्य भाव है। मिल गया? उक्त प्रतीति से वायु में रूपवत का भेद भाष्य है। उक्त प्रतीति मतलब कौन सी? वायु न रूपवान। इस प्रतीति से क्या वास्ता है? वायु में भेद किसका? रूप का नहीं, रूपवत का। रूपवत मतलब रूप वाले पदार्थ, उनका भेद प्रतीत हो रहा है किसमें? वायु में। वायु में रूपवत का भेद भाष्य है। लग गया? तैसे घटः पटो न, दोनों प्रथमांत है। घट पट नहीं है, मतलब क्या? घट और पट का भेद है। भेद है मतलब क्या? अन्योन्य भाव। घटः पटो न, या प्रतीति का विषय अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव को ही भेद कहे हैं। अन्योन्य भाव का ही दूसरा नाम है क्या? भेद। हो गया ना जी? तो सभी अभाव का प्रतीति बता दिया है। किस प्रतीति का विषय कौन सा भाव है, इस बात का विचार यहाँ तक हुआ। फिर आगे अन्योन्य भाव का लक्षण और उसमें कुछ शंका समाधान है, उसका विचार करना है, किंतु वह विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं